Hello everyone, I welcome you again. So children, this is the part 3 of chapter 4, sorting materials into groups. So children, this is the last video of this chapter. So in this video, we will cover the rest of the topics. So let's know about the next property, transparency. So know more about the transparency on the basis of the ability of a material to let light pass through it. The materials can be classified into transparent materials, translucent materials and opaque material. So children, हम यहाँ पे materials को divide कर रहे हैं 3 categories में, जिसमें है transparent, translucent and opaque. किस बेसिस पे कि उनमें से उनकी एबिलिटी कि वो मटेरियल्स लाइट को कितना पास करते हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वी डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स. सो लेट्स नो मोर अबाउट द 3 प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस. ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक ऐसे मटेरियल्स जो इजीली लाइट पास करते हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो रही है, यानी कि उन ऑब्जेक्ट के पीछे यानी बिहाइंड अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमें इजीली दिखाई दे रहा है. सो ये होगा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. और इन मटेरियल्स को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसमें से लाइट इजीली पास हो रही है और उस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड उसके कोई ऑब्जेक्ट, तो हम उसको इजीली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज ट्रांसलूसेंसी. तो ट्रांसलूसेंसी ऐसी प्रॉपर्टी है, इसमें कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स. तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिसमें से लाइट बहुत कम पास होती है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्लियरली बिल्कुल भी नहीं देख सकते. हमें वो चीज़ उसका शायद शेडो दिखाई देगा, बहुत ही लाइटली हमें उस ऑब्जेक्ट को दिखाई दे, पर हम वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा क्लियरली. नेक्स्ट इज ओपेकनेस. ओपेकनेस प्रॉपर्टी में कौन से मटेरियल्स आते हैं? ओपेक मटेरियल्स. तो ओपेक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को अपने में बिल्कुल भी पास नहीं करते हैं. हम लोग बिल्कुल भी लाइट उसमें से पास नहीं होती और हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वी कैन नॉट सी वॉट इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो लाइट पास करते हैं. हम उन मटेरियल्स के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको इजीली देख सकते हैं, क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? लाइट बहुत कम पास होती है, जिसकी वजह से अगर कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस मटेरियल के पीछे है तो हम उसको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी क्लियरली उसको देख नहीं सकते. देन ओपेक ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करते हैं, यानी कि हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि उन ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है. ठीक है, नाउ वी हैव सम एग्जांपल. आप ग्लास देख रहे हैं, ठीक है. सो ग्लास में आप जो ग्लास होता है बहुत ट्रांसपेरेंट होता है. अगर आप उसके अंदर कुछ वाटर स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो वो ईजिली हमें दिखाई देगा. अगर उसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें रख रहे हो तो वो भी हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, विंडोज़ में जो ग्लास होते हैं, विंडोज़ में कुछ ग्लास आप देखें, कुछ जो ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि हम आर पार देख सकते हैं. कुछ विंडोज़ के ग्लास ऐसे होते हैं जैसे ट्रांसलूसेंट, उसमें हमें चीज़ें लाइट थोड़ी सी पास तो हो रही है बट हम चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओपेक ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, इसमें बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है और हम बिल्कुल भी, जैसे कप है, बुक है, डोर है, वॉल के पीछे अगर कोई खड़ा होता है तो वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन सी द पर्सन, नो. तो दैट कम्स इन द ओपेक ऑब्जेक्ट. सो ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस प्रॉपर्टीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस, तो इस बेसिस पे हम सॉर्टेड करते हैं मटेरियल्स को. तो जो मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंसी में आ जाएंगे, जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं वो ट्रांसलूसेंसी में आ जाएंगे, एंड जो ओपेक मटेरियल है वो सारे आ जाएंगे किस कैटेगरी में? ओपेकनेस में. लेट्स नो अबाउट द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. सो चिल्ड्रन, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स जो मैग्नेट से इजीली स्टिक हो जाते हैं, यानी कि द ऑब्जेक्ट्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ईजिली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं.
यानी कि वो अगर आप मैग्नेट को रख दो तो कुछ मटेरियल आप ऐसे ले लो जो मैग्नेटिक हैं और नॉन मैग्नेटिक हैं, तो आप देखना जो मटेरियल मैग्नेट से स्टिक हो जाते हैं यानी कि उसके पास जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो मटेरियल्स डू नॉट स्टिक और अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लाइक आयरन, ठीक है, आयरन जो होता है आपने देखा होगा, अगर आप मैग्नेट को आयरन से जो आयरन मटेरियल होता है या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो ईजिली अट्रैक्ट करता है, यानी कि आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाती हैं और स्टिक हो जाती हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट। ऑन द अदर हैंड साइड वी सी रबर एंड वुड, पेपर, बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्लास्टिक, रबर, वुड, पेपर, सो दे डू नॉट अट्रैक्ट और स्टिक टू द मैग्नेट। तो ये चीज़ें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में आती हैं। सो इट इज़ क्लियर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ऐसे मटेरियल्स हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी करके देख सकते हैं। तो जो मटेरियल्स मैग्नेट से स्टिक हो जा रहे हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो आ जाएंगे किस कैटेगरी में, मैग्नेटिक मटेरियल्स में। एंड दोज ऑब्जेक्ट डू नॉट स्टिक और अट्रैक्ट टूवर्ड्स द नॉन मैग्नेट, तो ये कौन सी कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में। So I hope you have understand all the topic clearly children, कि कैसे हम चीज़ों को सॉर्टेड करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सॉर्टेड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, अगर हम चीज़ों को सॉर्ट नहीं करेंगे तो हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको उसके बारे में जान नहीं सकते, उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको फाइंड आउट नहीं करते। इसलिए हमें चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि हम उसके बारे में स्टडी कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। So I hope all the properties it's clear now. So children, now we have some book exercises. So these exercises you have to do in your book. I will explain you each one. So you have to do in your book. This is the homework. Fill in the blanks. Oil and water are dash liquids. जो oil and water both are liquid. तो मैम ने अभी आपको explain किया था, तो oil and water कौन से types of liquid है, miscible और immiscible, just write it down. Second is wood. Wood dash on water while iron nail dash in water. जो wood है वो water पे क्या करेगा और जो iron nail है वो water में क्या होगा, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। Then थर्ड इज क्ले इज डैश मटेरियल सो इट इज यूज फॉर मोल्डिंग। तो क्ले कैसा मटेरियल होता है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो क्ले में ऐसा कैसा मटेरियल होता है क्ले, जिसकी वजह से हम उसको इजिली मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी साइज दे सकते हैं, ठीक है। देन फोर्थ, वी कैन सी थ्रू विंडो पैन्स क्लियरली एज दीज आर। अगर हम कोई भी विंडो पैंस, अगर विंडोज में जो पैंस लगे होते हैं, अगर उससे हम इजीली हम उसके क्लियरली उसके बाहर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, उसको अगर हम इजीली सी कर सकते हैं, उसको क्लियरली देख सकते हैं, तो वो किस टाइप के मटेरियल्स होंगे। फिफ्थ इज डैश हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यस, यहाँ पे कौन सा फिजिकल स्टेट आएगा जिसमें डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, इट इज करेक्ट और नॉट। कुछ गैसेज ऐसी होती है जो पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं, सो इट इज ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू डू इट। देन सेकेंड इज वी कैन सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हम क्या जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या हम देख सकते हैं कि उसके थ्रू, यानी कि उसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने तो हम उसके देख सकते हैं कि उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड इज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। जो ऑयल होता है वो पानी पे फ्लोट करता है। फोर्थ इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स मेक द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ईजी। जो हम सॉर्टिंग करते हैं मटेरियल्स का, वो क्या करता है, हमारी जो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको बहुत आसान बना देता है, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। अ स्टोन, नेक्स्ट इज अ स्टोन इज मेड अप ऑफ लस्ट्रस मटेरियल। जो स्टोन होता है वो लस्ट्रस मटेरियल से मिलके बना है, मतलब जो स्टोन होता है वो लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस मटेरियल में आता है कि नॉन लस्ट्रस में आता है, तो आपको इसका आंसर करना है। देन so next exercises is give example for the following. Children, first is an object which is luster. तो आपको कुछ ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के, आपको इसमें दो एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है, 2 एग्जांपल्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लस्टर जो शाइन करते हैं, आपको 2 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। देन सेकेंड इज एन ऑब्जेक्ट विच फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में फ्लोट करते हैं। थर्ड इज अ लिक्विड विच इज मिसिबल विद वाटर। तो ऐसे लिक्विड जो पानी में मिसिबल होते हैं, तो ऐसे लिक्विड्स के 2 लिक्विड्स आपको लिखने हैं जो पानी में मिसिबल होते हैं। फोर्थ इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, दैट यू नो। तो आप कोई भी 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं।
अ गैस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, ऐसी गैस जो वाटर में सॉल्युबल होती है, उन दो गैसेस के नेम्स आप लिखोगे. क्लियर. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो आपको दो कॉलम्स दिए हैं, आपको उससे मैच करना है. द फर्स्ट वन इज ऑयल इन वाटर, second is butter paper, third is a wall, and fourth is cotton ball. So you have some option: hard, immiscible, soft and translucent. तो I hope you understand all the topics clearly. आपको अच्छे से समझ रहे हैं, आप सारे topics को आपको समझ में आ गया, you understood already. तो आप easily you can do all the exercises. Then children, we have some out of the box questions. The question number 1 is, Rahul took a cotton ball and kept it on the surface of water in a tumbler. एक ग्लास में, ठीक है, पानी का कुछ पानी लिया, उसमें कॉटन का बॉल उसने लिया था. ठीक है. सो ही ऑब्जर्व दे, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए तो वो जो कॉटन का बॉल था वो पानी में फ्लोट कर रहा था. बट आफ्टर सम टाइम्स इट सैंक इन वाटर, यानी कि वो डूब गया बाद में. वॉट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन? कैन यू टेल मी? पहले जब आपने कॉटन बॉल डाला था दैट टाइम तो वो फ्लोट कर रहा था, जब राहुल ने देखा तो वो फ्लोट कर रहा था, बाद में वो डूब गया. बिकॉज दैट कॉटन बॉल, जब कॉटन आपने पानी उसमें पानी में डाला था दैट टाइम कॉटन ने पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया था. जब तक पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया था तब तक वो फ्लोट कर रहा था ऑन द वाटर. पर जैसे ही जो कॉटन का बॉल है उसने पानी को ऑब्जर्व किया, पानी को ऑब्जर्व, आपको पता है कॉटन जो होता है वो बहुत जल्दी वाटर को एब्जर्व करता है. जैसे आपने पहले वाले चैप्टर में पता है, जो कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं, जो कॉटन फाइबर होता है वो बहुत अच्छा होता है फॉर द समर्स, क्योंकि इट ईजिली एब्जॉर्व द स्वेट, जो हमारा स्वेट होता है उसको ईजिली एब्जॉर्व कर लेता है, पानी को एब्जॉर्व कर लेता है. तो जब पानी को एब्जॉर्व कर लिया कॉटन बॉल ने, तो उसके बाद क्या, डेंसिटी, जो कॉटन बॉल की डेंसिटी थी वो पानी से ज़्यादा हो गई. इसकी वजह से जो पानी एब्जॉर्व करने के बाद जो कॉटन है वो थोड़ी सी हैवी होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी वजह से वो सैंक इन वाटर. Then second is, why do small children who do not know swimming use swimming tubes filled with air? जो children होते हैं जिनको swimming नहीं आती है वो क्यों use करते हैं tubes जो filled with air, जो tubes use करते हैं swimming tubes होती हैं, that is filled with air. क्वेश्चन में ही आंसर है, क्योंकि जो स्विमिंग ट्यूब्स होती है वो पहली बात तो रबर की होती है. ठीक है. देन उसमें अगर जब एयर फिल्ड हो जाती है इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा लाइट इन वेट हो जाती है. ठीक है. जब जो अगर जैसे बलून होता है, बलून में जब हम उसको एयर में जब एयर उसमें फिल करते हैं तो इट इज़ वेरी लाइट एंड, जब फुटबॉल भी जब हम उसमें एयर को फिल्ड करते हैं तो कैसे लाइट एंड वेट हो जाती है. ठीक है. तो सिमिलरली जो ट्यूब्स होते हैं स्विमिंग ट्यूब्स, वो उसमें क्या होता है, एयर ऑलरेडी फिल्ड रहती है. तो एयर फिल्ड की वजह से वो जो ट्यूब्स होते हैं बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू वाटर, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है, दोज पीपल हु डू नॉट नो स्विमिंग, तो वो सैंक नहीं करते, यानी कि डूबते नहीं हैं, तो उसकी हेल्प से दे कैन स्विम. So I hope children you understood all the topics. This chapter is clear to all. So you revise all the topics again to know more about this chapter. So children, keep studying and keep watching all the videos and take care of yourself. Thank you. We have finished all the topics here. We have finished this chapter. So take care of yourself. Thank you.